जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी यूपीएससी का जब से फॉर्म आया तब से ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के कई सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे, जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कौन बनवा सकता है, कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो मैं लगभग सारे डाउट्स जो हैं आपके यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स बचा रह जाता है तो आप उसको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करिएगा, ताकि हम लोग फिर उस पे ऑडियो रिप्लाई के थ्रू या वीडियो जैसे भी हो हम लोग उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। 2 चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट हैं कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितने भी ओबीसी कम्युनिटी के आपके भाई-बंधु हैं उनको इस संदर्भ में संशय ना रहे और इसकी वजह से कम उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो पहली चीज़, किस फॉर्मेट में बनेगा, ये फॉर्मेट कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीज़ें आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होनी चाहिए और मैं विद एग्जांपल्स आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो पहले तो फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में ये चीज़ें होनी चाहिए, द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। जैसे 2 सर्टिफिकेट है, जैसे यूपी में एक सर्टिफिकेट ये बना है, उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, और इसमें क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम इतने के तहत, ठीक है। तो ये वाला सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। आपके लिए कौन सा सर्टिफिकेट मान्य होगा कि ये भी उत्तर प्रदेश शासन ने ही किया है, लेकिन देखिए आपने ये जो एनेक्चर मैंने दिखाया था, एनेक्चर 3, इसका टर्म यहाँ पे मेंशन है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें ऐसा कुछ ये फॉर्मेट होगा, प्लस नीचे एक ये मुहर मैंडेटरी है, ये लगना चाहिए। बिना इसके आपका यूपीएससी क्या करेगा, आप अभी तो कर लोगे लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो यूपीएससी बोलेगा कि मुहर लगा करके आइए, या 15 दिन का समय लीजिए, हमको एक मुहर लगा हुआ सर्टिफिकेट आप दीजिए। तो अभी लगवा लीजिए ये मुहर, ये जन सेवा केंद्र का मुहर है, लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस भी जन सेवा केंद्र से आप बनवाते हो लग जाएगा। कई जगह ये बाई हैंड बनता है, मतलब डिजिटाइज्ड फॉर्म में नहीं बनता है, तो वहां पे ये तहसीलदार या जो भी सक्षम प्राधिकारी हैं उनकी मुहर होगी, ध्यान दीजिएगा। बार बार इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, 1 से 2 बार ये वीडियो देख लीजिए फिर फॉर्म भरिए। फॉर्म जल्दीबाजी में भर करके रिजेक्ट करवाने से बढ़िया है कि वीडियो एक बार सही से देख लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो उसमें पहली चीज तो ये मेंशन होगा कि फलाने सन डॉटर ऑफ फलाना, मदर्स नेम, फादर्स नेम, पता, ये सारी चीजें मेंशन होंगी। प्लस किस मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो रिजोल्यूशन नंबर इतना, डेटेड इतना, ये सारी चीजें वहां पे होंगी, है ना, ये सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन होंगी। तो ये जो प्रोफार्मा है बेसिकली एज इट इज नहीं रहेगा। कई जगह राज्य सरकार क्या, चूंकि सर्टिफिकेट राज्य ही बनाता है, केंद्र नहीं बनाता है, तो ओबीसी की 2 सूचियां हैं, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची। तो आप हो सकता है अपने राज्य सूची में ओबीसी हो, केंद्र सूची में ना हो, तो पहले तो आपको ये वेरीफाई कर लेना कि आप केंद्र सूची में होंगे। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ही सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उसमें ये चीजें मेंशन होनी चाहिए, इसी फॉर्मेट में होगा, कोई जरूरी नहीं है, ये प्रोफार्मा है। ये चीजें आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होनी चाहिए, ये कि दिस इज टू सर्टिफाइड श्री फलाना धमाका, ये इतना यहाँ के रहने वाले हैं, और कम्युनिटी, इनकी जो कम्युनिटी है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड है एज अ बैकवर्ड क्लास अंडर द, ये जो नीचे यहाँ पे जो भी ऑर्डर होगा अभी जैसा कि मैंने दिखाया था वो यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद फिर बताएगा कि ये जो है एनसीएल में नहीं आते हैं, फिर सिग्नेचर, डिजिग्नेशन और अपना साइट सील होगा। जो डिजिटाइड फॉर्मेट में जन सेवा केंद्र वाले बनाएंगे तो वहां पे जन सेवा केंद्र का साइन मोहर होगा, अधिकारी की साइन मोहर नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं फॉर्मेट के संदर्भ में। 2 तरीके का है, यूपी में आप एक बार कमेंट करेगा कि आपके यहाँ कैसा है। जैसे यूपी में एक ये है उत्तर प्रदेश शासन वाला, ये भी ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र है, लेकिन ये केंद्र वाले में मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये आईएएस आईपीएस ये जो नियुक्तियां हैं ये केंद्र सरकार कर रही है, ये वाला मान्य होगा। ये भी उत्तर प्रदेश शासन ही जारी कर रहा है, ई डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही जारी है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साफ साफ क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये प्रोफार्मा हो गया। अब बात आती है कि कौन कौन ओबीसी में शामिल है। तो ये बजरंग सर ने मैसेज दिया था 4 मार्च 2024 को, हम लोगों ने भी अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। इसमें देखिए सीधे सीधे अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन है इसमें। तो क्रीमी लेयर से तात्पर्य एक ऐसे वर्ग है जो पिछड़े समाज से है लेकिन उनका आर्थिक स्तर समान हो चुका है, यानी कि क्रीमी लेयर मतलब आय से संबंधित। अगर 8 लाख प्लस आपकी इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, तब आप ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे। लेकिन क्रीमी लेयर में वो 8 लाख की इनकम किससे संबंधित है, एक बार इसको समझिए। एज पर सेंट्रल क्रीमी लेयर
क्राइटेरियन 2 एंड 3 डेटेड 8/9/1993 को जो था, जो डायरेक्ट मतलब उसके अनुसार डायरेक्ट क्लास 1 के जो कर्मचारी हैं उनके संतान को ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपके पिताजी डायरेक्ट क्लास 1 आईपीएस, आईएएस, आईएफएस क्लास 1 के अधिकारी हैं, आईआरएस क्लास 1 अधिकारी हैं, तब आपको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया है, अगर आपके माता पिता दोनों, ध्यान दीजिएगा, केवल माता केवल पिता नहीं, या तो आपके माता पिता दोनों की नियुक्ति डायरेक्ट ग्रुप बी में हुई है, तब भी आपको क्रीमी लेयर, तब आप क्रीमी लेयर में आएंगे, आपको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा क्राइटेरिया है, जो कर्मचारी 40 की उम्र के पहले क्लास 1 में शामिल हो गए हों, उनको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आपके माता या आपके कोई केवल एक माता या कोई एक पिता, मतलब कोई माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति ग्रुप बी का अधिकारी हो, लेकिन 40 की उम्र से पहले ही ग्रुप ए में शामिल हो गया हो, तब भी उनको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। मिलिट्री में कर्नल या ऊपर के, अगर आपके माता पिता कर्नल हैं या उसके ऊपर के अधिकारी हैं, कर्नल लेवल के ऊपर के अधिकारी हैं, भाई ये कौन फोन करके ऊपर के अधिकारी हैं, तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 क्राइटेरिया हैं। ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो आय की गणना होती है वो कृषि और वेतन के अलावे गणना होती है। यानी कि अगर आपके पिता उपरोक्त 4 कैटेगरीज में नहीं आते हैं और कृषि और वेतन के अलावा, जैसे किसी को ब्याज से इनकम मिलती है, कोई खेती करता है, कोई लॉ प्रैक्टिस करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पत्रकार है और उसकी इनकम 8 लाख से अधिक है, तब उसको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपके पिताजी, अब किसी के पिताजी क्लास टीचर हैं, या मतलब अध्यापक हैं, टीचर हैं, और उनकी इनकम 8 लाख है, ठीक है, सैलरी से, तब वो ओबीसी का लाभ ले सकता है। ठीक है, तो कृषि और वेतन के अलावा, यानी कि कृषि से इनकम और वेतन से इनकम अगर 8 लाख से अधिक है, मतलब 8 लाख, एक बार जय को फोन कर लेना, फोन कर रहा है बार बार, कृषि या वेतन से इनकम अगर आपकी 8 लाख है, तब भी आप ओबीसी का लाभ ले सकते हैं। कृषि और वेतन के अलावा अगर आपकी इनकम 8 आपकी मतलब आपके पिता माता पिता की इनकम मिला करके अगर 8 लाख से अधिक है, तब आपको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। तो कृषि, एग्रीकल्चर और वेतन, सैलरी के थ्रू जो इनकम है वो नहीं होगा, ये जान लीजिएगा। सीधे सीधे देखिए, बजरंग सर ने साफ बताया है, यह जान लीजिए कि अगर आपकी आय 8 लाख से ज्यादा है तो जरूरी नहीं कि आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आओ ही। यानी कि अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है और वो इनकम कृषि से या सैलरी के थ्रू इनकम है, तब भी आप ओबीसी का लाभ ले सकते हो। तब आप क्रीमी लेयर में आना जरूरी नहीं है, तभी आप आओगे जब आपकी इनकम कृषि और सैलरी से इतर इनकम हो रही है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, तो ये कुछ था क्राइटेरिया। तो इसके अलावा अगर ओबीसी से रिलेटेड और कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट करिएगा। हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है, वीडियो को जाते जाते शेयर करिए, ताकि किसी भी ओबीसी भाई बहन का सर्टिफिकेट में खामी की वजह से या इन सब की वजह से ये सिलेक्शन ना रुके। तो जिस भी ग्रुप में है आप, जहां पे भी जिस भी ग्रुप में, वीडियो को पूरा सुनिए, 2 बार सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए, फिर भी कोई डाउट रह जाता तो पूछिए, गलत मत भरिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए। किसी अन्य कैटेगरी में भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।